Hello everyone, welcome back to my channel The IAS World. यूपीएससी नोटिफिकेशन आ चुका है, प्रीलिम्स की डेट भी डिसाइडेड है। तो अब टाइम इतना ज़्यादा नहीं है कि हम उसे वेस्ट करें। यह टाइम इतना कम भी नहीं है कि हम अपना गेम ना चेंज कर पाए। मेरे हिसाब से तो ये आइडियल टाइम है कि रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। और इसी मुहिम में हमने भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को हेल्प करना चाहा और एक रिवीजन सीरीज वी हैव ब्रॉट वन रिवीजन सीरीज फॉर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। तो ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट्स जिस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जिनको प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से पहले ये तक नहीं पता होता है कि बेसिक क्रोनोलॉजी क्या है, कौन सी डायनेस्टी पहले आ रही है, कौन सा एरा पहले आ रहा है। तो इसी वजह से हम ये एक सीरीज़ लाए हैं जो बहुत ही ब्रीफ होगी और बहुत ही क्रिस्प होगी। ज़्यादा से ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस सीरीज़ में मिल जाएंगे। हो सकता है कि इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद हम टेस्ट आपकी अगर डिमांड होगी तो हम एमसीक्यूज़ की भी एक सीरीज़ लेकर आएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया जा सके। तो आइए चलते हैं कि हम देखते हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री को। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के चैप्टर्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके बाद हम देखेंगे वैदिक एज। वैदिक एज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली है अर्ली वैदिक एज और दूसरी है लेटर वैदिक एज। तीसरा इसके बाद आता है महाजनपद पीरियड। महाजनपद पीरियड तो ये वो पीरियड है जहाँ पे हम देखते हैं राइज ऑफ डायनेस्टीज इन मगध। तो एक पार्ट हो गया डायनेस्टीज और दूसरा पार्ट हो गया रिलीजियस मूवमेंट्स। रिलीजियस मूवमेंट्स तो ये रिलीजियस मूवमेंट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का। ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर ही हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म को। ठीक है, तो आपने अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि बुद्धिज्म और जैनिज्म से हर बार क्वेश्चंस यूपीएससी पूछते ही। इसके बाद आते हैं मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के बाद हम देखते हैं पोस्ट मौर्यन एम्पायर। पोस्ट मौर्यन एम्पायर। पोस्ट मौर्यन एम्पायर वो टाइम पीरियड है जहां इंडिया के अलग अलग रीजन में अलग अलग किंगडम स्टैब्लिश हो गए थे। इसके बाद एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर खड़ा होता है जो मौर्यन एम्पायर के बराबर बड़ा नहीं होता पर फिर भी सेंट्रलाइज होता है, काफ़ी इंडिया का एरिया कवर करता है, और वो है गुप्ता एम्पायर। तो इस जो हमारा सिक्स टॉपिक होगा वो गुप्ता पीरियड होगा। और इसके बाद हम देखते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड में बेसिकली हम लोग देखेंगे हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को। ठीक है, ये हमारे टॉपिक्स हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है वो 2900 बीसी से 1700 बीसी है। इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन है इसकी जो मोस्ट ऑफ द साइट्स जो हैं वो इंडस रिवर के किनारे हमें मिली हैं। इंडस रिवर क्या है? सिंधु नदी, इसको हिंदी में कहते हैं सिंधु नदी। इसे हम हरप्पन सिविलाइजेशन भी के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि हरप्पा जो एक सिटी मिली है हमें इस सिविलाइजेशन से, वो दैट वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड। तो इसे हम हरप्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा इस नाम में जानने वाला जो एक पॉइंट है वो ये है कि सिविलाइजेशन क्या होता है एंड व्हाई डू वी कॉल इट सिविलाइजेशन। सो इफ वी गो बाय द डेफिनेशन we see the civilization is an advanced state of human society in which high level of culture,
साइंस, इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट हैज बीन रीच्ड। सो ये तो डेफिनेशन है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करूं तो बेसिकली सिविलाइजेशन से हमारे डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है, जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होता है कल्चर का। किसका? कल्चर का। तो कल्चर और सिविलाइजेशन जो है वो टर्म्स कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। कल्चर बताता है व्हाट वी आर, व्हाट वी आर, एंड सिविलाइजेशन जो है वो बताता है कि व्हाट वी हैव। ठीक है, तो अगर इसके एलिमेंट्स की बात करूं तो कल्चर में आता है हमारे कस्टम्स, सोशल कस्टम्स, हमारे लॉज, हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारे रिचुअल्स एक्सेट्रा। और सिविलाइजेशन में हम देखते हैं हमारे लॉज कैसे हैं, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा है, हमारी गवर्नमेंट कैसी है, हमारा ट्रेड कैसा है, हमारी इंडस्ट्री कैसी है एक्सेट्रा, ये सब हम देखते हैं। तो ये हमारा कहीं ना कहीं कल्चर का एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन होता है सिविलाइजेशन। ये देखिए, ये मैप है जहां पे हमें दिख रही हैं 4 सिविलाइजेशन। तो ये पहली है हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये जो ग्रीन में है ये बेसिकली हमारी सिविलाइजेशन का एरिया है। सेकंड है हमारी ईस्टर्न साइड पे चाइनीज सिविलाइजेशन, थर्ड है हमारी मेसोपोटामियन, और चौथी है हमारी इजिप्ट की सिविलाइजेशन। तो ये जो चारों सिविलाइजेशन है ये एक ही टाइम पीरियड पे हुई थी, कॉन्टेम्प्ररी है। इसके अलावा इन चारों में जो सिमिलैरिटी है वो ये कि चारों सिविलाइजेशन नदी के किनारे बसी हुई हैं। जैसे हमने देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस नदी के किनारे है, वैसे ही चाइनीज होंगो नदी के किनारे, मेसोपोटामियन 2 नदियों के बीच में है, टाइग्रिस और यूफ्रेटिस, और इजिप्ट में जो है वो नाइल नदी के किनारे पर सिविलाइजेशन बनी। ठीक है, बेसिकली ये सारी सिविलाइजेशंस जो हैं वो मैदानों में पाई जाती हैं। अगर मैं बात करूं कि इन सिविलाइजेशन में सबसे बड़ी सिविलाइजेशन कौन सी थी, तो आप मैप से देख सकते हैं बहुत क्लियरली हमें पता चल रहा है कि इसमें सबसे बड़ी सिविलाइजेशन जो है वो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है। इसका एरिया जो है वो है 15 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और साइट्स जो है वो हमें लगभग 1500 साइट्स मिली हैं अभी तक, यहाँ से डिस्कवर हुई हैं। तो ये बेसिकली क्योंकि रिवर के आसपास सिविलाइजेशन बसी हुई है, इसको हम रिवर वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। एक और नाम है इन सिविलाइजेशंस का, उसे हम बोलते हैं ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ठीक है, ब्रॉन्ज क्या होता है? ब्रॉन्ज एक मेटल है, बेसिकली एक अलॉय है। अलॉय, अलॉय होता है एक मेटल जो दो मेटल्स के मिलने से बनता है। तो यहाँ पे ब्रॉन्ज की मैं बात करूं तो ब्रॉन्ज बना है कॉपर प्लस टिन से। ठीक है, कॉपर और टिन से मिला के ब्रॉन्ज बना है, और इसे ब्रॉन्ज एज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टाइम पे ब्रॉन्ज का भरपूर उपयोग किया गया था। ये देखिए, एक ये मैप है जहां पे हमें ये पता चलता है कि ये नदियों का पूरा एक मैश था जहां पर बहुत सारी साइट्स डिस्कवर हुई हैं। सबसे ज्यादा साइट जो है वो हाकरा और घग्गर नदी के किनारे बसी पाई गई हैं, और स्टेट के अगर हिसाब से मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा साइट जो है वो हरियाणा में मिली है। हरियाणा में सबसे ज्यादा साइट्स मिली हैं। देखिए, ये मैप है जो हमें बताता है कि इंडिया में इंडिया में नहीं, ये मैप जो है हमें बताता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की नदर्न, ईस्टर्न, सदर्न सदर्न और वेस्टर्न मोस्ट साइट कौन सी है। ठीक है, तो नदर्न मोस्ट है मांडा, MANDA, मांडा, ये चेनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। आलमगीरपुर मेरठ में पड़ता है। दायमाबाद जो है वो प्रवर नदी पर है, बसी हुई है ये साइड, ये महाराष्ट्र में पड़ती है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि प्रवर नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है। और ये सतका गेंडोर, ये बलूचिस्तान में पड़ता है, ये वेस्टर्न मोस्ट साइट है। ठीक है, दश्त रिवर के किनारे बसा हुआ।
ठीक है ये। और बाकी जो साइट्स हैं शायद आपको क्लियर नहीं नज़र आ रही हो तो मैं बता दूँ, ये हड़प्पा है, ये मोहनजोदारो है, ये चाहुंजोदारो है, ये कालीबंगन, राखीगिरी। राखीगिरी इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव साइट, सबसे बड़ी साइट है। ये बनवाली है, ये सुरकोटदा है, ये लोथल है, ये धोलावीरा। ये सारी साइट्स हैं। देखिए ये तो हमने सारा मैप वर्क देख लिया। अब हम इसके बेसिक एस्पेक्ट्स के बारे में देखेंगे। जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका इकोनॉमी। व्हाई आई एम सेइंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि जो सिविलाइजेशन है, सिर्फ किसी भी सिविलाइजेशन के बसने में इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल होता है। और ये कहीं ना कहीं इसकी इकोनॉमी के कारण हम देखते हैं इंडिया में ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन था। इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो इकोनॉमी में हम बेसिकली देखते हैं कि एग्रीकल्चर कैसा है, कौन कौन से बेसिकली क्या मीडियम एक्सचेंज के हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं नॉर्मली। तो हम यहाँ पर भी लगभग उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं सबसे बेसिक इंडस्ट्री की बात करूँ तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, उस टाइम पे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी जो थी वो बहुत डेवलप थी। इनफैक्ट मिक्स्ड क्रॉपिंग भी पाई गई है, ठीक है। मिक्स क्रॉपिंग कालीबंगन में पाई गई है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कालीबंगन कहाँ पड़ता है। इसके अलावा वेल थे, वेल के थ्रू इरिगेशन होता था, डैम्स के थ्रू इरिगेशन होता था, गाबरबंद और नाला भी पाए गए हैं। इसके अलावा क्रॉप्स की मैं बात करूँ तो क्रॉप्स, मेन क्रॉप थे वीट और बार्ली, ठीक है। इस डेट्स भी उगाए जाते थे, मस्टर्ड यानी सरसों, सेसमे यानी तिल, लेगुमिनस प्लांट्स और कॉटन भी प्रोड्यूस की जाती थी। तो इंडस पीपल वर द फर्स्ट वन टू प्रोड्यूस कॉटन। यह बात इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा हमें राइस कल्टीवेशन के भी एविडेंसेस मिलते हैं। कहाँ से? लोथल और रंगपुर से। इंडिगो की भी प्लांटेशन होती थी यहाँ पर। वो आपको मैं दिखाऊंगी कि किस एरिया में होती थी। पशुपालन भी प्रैक्टिस किया जाता था, बहुत अलग अलग तरीके के पशुओं का पालन किया जाता था, यानी एनिमल्स को रेयर किया जाता था। ये भी एक अपने आप में काफ़ी अच्छा एक पैसे कमाने का लाइवलीहुड का साधन था। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ की अगर बात की जाए तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ अवेलेबल थी, जैसे कि गोल्ड स्मिथ्स थे, सिल्वर स्मिथ्स थे, ठीक है। इसके अलावा ब्रॉन्ज स्मिथ्स थे। और हम देखते हैं कि सिल्वर जो है, जैसे मैंने आपको बताया सिल्वर स्मिथ, तो बेसिकली यहाँ पर इंडस पीपल जो थे वो पहले लोग थे जिन्होंने सिल्वर का यूज़ किया, ठीक है। बहुत सारी और भी इंडस्ट्रीज थी, जैसे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी प्रेजेंट थी। तो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से ही हमें कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि नेविगेशन होता ही होगा। और नेविगेशन बेसिकली बिजनेस गुड्स के आदान प्रदान के लिए, गुड्स के एक्सचेंज के लिए होता था। बिजनेस जो व्यापार था वो बहुत ही फ्लरिश स्टेट में उस समय होता था। और क्योंकि बिजनेस बहुत फ्लरिश स्टेट में पाया जाता था, इस वजह से हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट भी अलग अलग तरीके के अवेलेबल थे। फॉर एग्जाम्पल इनलैंड बिजनेस के लिए बुलक कार्ट्स, ठीक है। और बाहर जो गुड्स भेजने तो उनके लिए शिप भी थी। तो इस तरह से अब ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी थी। फॉरेन ट्रेड का मैंने आपको बता ही दिया कि फॉरेन ट्रेड होता था हमारा मेसोपोटामिया से, सुमेरिया से। सुमेरिया बेसिकली जो एरिया है वो मेसोपोटामिया का सदर्न पार्ट है। तो अगर मैं आपको एक बार मैप में दिखा दूं तो ये देखिए, ये ये एरिया लगभग आता है सुमेरिया का। सेंट्रल एशिया, पर्शिया, अफगानिस्तान और बहरीन के साथ हमारा ट्रेड होता था। ये देखिए, ये एक मैप है जिसमें मेजर मेजर साइट्स दी गई हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें एक तो लोकेशन पता चलती है और दूसरा हमें पता चलता है कौन कौन सी साइट्स हैं, क्योंकि पिछले आई गेस 19 में या 21 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैं आपको बताती हूँ कि कब ये क्वेश्चन पूछा गया, जहाँ पे ये पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द हड़प्पन साइट। तो ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनमें साइट जो दी गई है वो है चाहुंदारो बोली गई है एक, दूसरा ऑप्शन दिया कोट डिजी, तीसरा ऑप्शन दिया था देसलपुर,
और चौथा ऑप्शन दिया था सोहागुरा। सोहागुरा, सोहागुरा बेसिकली पड़ता है गोरखपुर के पास यानी यूपी में। गोरखपुर यानी यूपी। ठीक है। अब हम मैंने आपको कहा था मैं आपको लोकेशन दिखाती हूँ। तो कालीबंगन देखिए कहाँ पर है। कालीबंगन है कहाँ पर, राजस्थान में कालीबंगन। यहाँ पर हमने मिक्स्ड क्रॉपिंग देखी। लोथल और रंगपुर में हमने राइस कल्टीवेशन देखा। और रोजदी में यहाँ पर इंडिगो कल्टीवेशन होता था। इंडिगो कल्टीवेशन होता था। तो ये मैप इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा इसे। ये आपको मैंने बताया था इनलैंड ट्रेड के लिए बुलक कार्ट्स का यूज होता था। वाई आई हैव इंसर्टेड दिस पिक बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो यू वन थिंग। देखिए ये व्हील और ये व्हील आपको डिफरेंट दिखेंगे। इस व्हील को बोलते हैं स्पोक्ड व्हील, स्पोक्ड व्हील। और इस व्हील को बोलते हैं एक्का, मॉडर्न एक्का। तो उस टाइम पे यानी हड़प्पन टाइम पे जो व्हील चलता था वो ये चलता था एक्का। उस समय स्पोक्ड व्हील नहीं चलता था। तो एक्का को कैरेज भी बोला जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है क्वेश्चन में, टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चन में इस तरह का कुछ आपका फंस जाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हम इस पिक्चर से देख सकते हैं। इकोनॉमी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट डेफिनेटली। देखिए इस पिक्चर में हमें पता चल रहा है कि लोग एक दूसरे को कुछ चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली ये जो पिक्चर है वो कहीं ना कहीं बार्टर सिस्टम को बता रही है। बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे हम करेंसी नहीं होती, कॉइन्स नहीं होते, हम एक गुड को दूसरे गुड के बदले खरीदते बेचते हैं। ठीक है। तो उस समय हड़प्पन टाइम पे बार्टर सिस्टम ही प्रेवलेंट था। उस समय के कॉइन्स हमें नहीं मिले हैं, तो हम ये मानते हैं कि उस समय बार्टर सिस्टम के थ्रू ही हम गुड्स का एक्सचेंज करते थे, ट्रेड करते थे। अब आते हैं पॉलिटी पर। तो देखिए पॉलिटी को लेकर के हिस्टोरियंस में बहुत ज़्यादा कंसेंसस नहीं रहा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे डीडी कोसाम्बी जी कहते हैं कि प्रीस्ट जो थे वो रूलिंग क्लास था, और आर एस शर्मा जी बोलते हैं कि मर्चेंट्स जो थे वो रूलिंग क्लास है। इस तरह से अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग बातें बोल रहे हैं। पर एक चीज़ के लिए जहाँ पर कंसेंसस था हिस्टोरियंस का, वो ये था कि हड़प्पन्स के पास एक बहुत ही एफिशिएंट और वेल ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है। पर ये पता कैसे चला कि एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी हड़प्पन्स के पास? क्योंकि वहाँ पे जो टाउन था उसको देख करके ये डिड्यूस किया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो थी वो बहुत ही एफिशिएंट थी। तो हम ये कह सकते हैं, किससे हम ये कह सकते हैं, वहाँ की टाउन प्लानिंग से। तो जो वहाँ पे हमें टाउन्स मिले हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं वो देखते हैं। तो जैसे कि ग्रिड सिस्टम था, ग्रिड ग्रिड होती है ऐसी। ठीक है, ये ग्रिड पैटर्न है। तो हाउस जहाँ पर हम देखते हैं मेन स्ट्रीट गई है और 90 डिग्री पे लेन्स गई हैं, और हाउसेस इस तरह से बीच में बने हुए हैं यहाँ पर। तो ग्रिड पैटर्न पे घर बने हुए हैं टाउन में। तो ये साफ लग रहा है कि प्लान टाउन बना है, किसी ने भी कहीं पे भी घर नहीं बना दिया। इसके अलावा जो सिटी था, सिटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक वेस्टर्न पार्ट था, एक ईस्टर्न पार्ट। तो वेस्टर्न पार्ट जो था वो नॉर्मल ऊंचाई से थोड़ा ज़्यादा था ऊंचा, और वहाँ पर एक फोर्टिफाइड सिटाडेल बना था, यानी आप कह सकते किले बने थे जो बेसिकली बनाया गया था पब्लिक हाउसेस के लिए। और ईस्टर्न साइड पे जो था वो था कॉमन लोगों के लिए घर, कॉमन लोगों के लिए घर, कॉमन हाउसेस। ठीक है। ये इसको हम लोग बोलते थे लोअर टाउन। घरों के स्ट्रक्चर कैसे होते थे? घरों के स्ट्रक्चर बेसिकली, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए नेक्स्ट पॉइंट ही है कि घर जो बने थे वो बर्न ब्रिक से बने थे और स्टोन की बिल्डिंग्स नहीं मिली हैं। ठीक है। तो घरों के स्ट्रक्चर ऐसे होते थे कि उनका एंट्रेंस मेन स्ट्रीट पे नहीं मिलता, वो साइड में मिलता था, और विंडोज नहीं पाई गई हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फैसिनेटिंग पॉइंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है टाउन प्लानिंग का, अर्बन इसका हड़प्पा की टाउन प्लानिंग का, वो है अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। तो वहाँ पे हर घर
का जो ड्रेनेज था वो बेसिकली स्ट्रीट से कनेक्टेड था और स्ट्रीट का जो ड्रेनेज था वो मेन होल से कनेक्टेड था। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ड्रेनेज जो है वो कवर्ड ड्रेनेज थे, जो कि हमें ये बताते हैं कि हड़प्पा के लोग कितना ज़्यादा हाइजीन को पसंद करते थे। इसके अलावा मोहनजोदारो से ये ग्रेट बाथ मिला है। ग्रेट बाथ, ये आपको ग्रेट बाथ दिख रहा है, ठीक है। इसमें ना केवल प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड था, बल्कि इसके आसपास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स भी मिले हैं जिससे हमें लगता है कि इसके आसपास चेंजिंग रूम्स भी थे। अब बात आती है वेट्स एंड मेजर्स की। तो वेट हम किसी चीज़ को किसी चीज़ का वजन करने के लिए करते हैं और मेजर हम किसी चीज़ को नापने के लिए करते हैं। तो वेट्स और मेजर्स भी अवेलेबल थे। वेट्स के लिए कोई पर्टिकुलर चीज़ अवेलेबल नहीं थी, बल्कि बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स को यूज़ किया जाता था वेट के लिए। और मेजर करने के लिए यूजुअली एक स्टिक यूज़ की जाती थी। तो ये वेट्स और मेजर्स जो हैं बेसिकली थोड़े स्टैंडर्डाइज थे, जिससे पता चलता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का ही काम हो सकता है ये। इसके अलावा अगर हम आर्टिस्टिक क्रिएशन की बात करें तो सील्स आती हैं। देखिए, सील्स हड़प्पा से रिलेटेड जब भी हम पढ़ेंगे तो हम सील के बारे में यूजुअली ज़रूर पढ़ते हैं। तो हड़प्पन सील होती क्या थी? बेसिकली एक स्टोन स्लैब है जो आपको 0.5 इंच यानी आधे इंच से 2.5 इंच तक का आपको मिल जाता था एक स्टोन स्लैब। ये स्टोन होता था स्टीएटाइट। स्टीएटाइट स्टीएटाइट एक सॉफ्ट स्टोन होता है जिसको आप आराम से उस पे कार्विंग कर सकते हो। ये स्टोन पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एनिमल की एक फिगर बनी हुई है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो ये सील्स एक स्टोन स्लैब बेसिकली होता था जिस पे कोई फिगर बनी होती थी और जो बेसिकली एक प्रॉपर्टी को डिनोट करती थी, प्रॉपर्टी होल्डर के पास होती थी। तो ऐसा माना गया कि जो शहर के अफ्लुएंट लोग होंगे उनमें सबके पास इस तरह की सील्स होंगी। तो सील्स जो मेजर शेप मिली है, मेजर शेप सील्स की वो रेक्टेंगल और स्क्वायर मिली है, जो कि हम देख पा रहे हैं। इसके अलावा सिलेंड्रिकल भी मिली है और कॉइन शेप भी मिला है। तो कॉइन शेप को तो हम लोग बोलते हैं पर्शियन गल्फ सील्स, ठीक है। ये यूजुअली जो सिलेंड्रिकल सील्स हैं वो मेसोपोटामिया में मिली थी, जिससे हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं हड़प्पा और मेसोपोटामिया का फॉरेन ट्रेड रहा होगा आपस में। आइए अब देखते हैं कल्चर को। कल्चर की अगर एस्पेक्ट्स की बात करूं तो कल्चर में हम लोग यूजुअली देखते हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस, रिलीजन। इसके अलावा हम देखते हैं लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट, आर्टिस्टिक क्रिएशन जैसे स्कल्पचर, पॉटरी और बरियल प्रैक्टिसेस। इस तरह की कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं कल्चर में। तो एक एक करके हम ये सारे एस्पेक्ट्स भी कवर करेंगे। रिलीजन में हमने देखा कि हमें वहाँ से हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक तो मदर गॉडेस का ये टेराकोटा फिगर मिला, टेराकोटा फिगर मिला और ये पशुपति सील है, पशुपति सील। इनको देखने के बाद ये पता चलता है कि इंडस वैली के लोग मदर गॉडेस को यानी माँ पृथ्वी देवी को पूजते थे और पशुपति जो शिवा जैसे दिखते हैं उनको पूजते थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो योनि वर्शिप और लिंग वर्शिप भी होती थी। योनि पूजा और लिंग को इंग्लिश में बोलते हैं फैलस, जो आज भी हम देखते हैं इंडिया में शिवलिंग की पूजा की जाती है। तो ये एक प्रैक्टिस है जो बहुत ही पुरानी है
जो हम अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अलावा ये फोटो आप लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हो शायद, ये फोटो से हमें पता चल रहा है कि आज भी फीमेल्स पेड़ों की पूजा करती हैं। ये फोटो दिखाने का बेसिक पर्पस ये है कि आपको मैं बता दूं कि उस टाइम पे भी ट्री वर्शिप होती थी। ठीक है, ट्री वर्शिप होती थी। इसके अलावा ये देखिए, ये एनिमल वर्शिप उस समय भी होती थी, अभी भी एनिमल वर्शिप होती है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये आता है सेकेंड एस्पेक्ट स्कल्पचर्स का। तो स्कल्पचर हमें मिले हैं मेटल्स के भी और स्टोन्स के भी। ये डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर है जो एक बहुत ही उम्दा स्कल्पचर माना जाता है अपने टाइम का, और ये हमें मिला है मोहनजोदारो से। और ये है, इसको बोलते हैं प्रीस्ट, बियर्डेड प्रीस्ट का स्कल्पचर टॉर। तो ये स्कल्पचर हमें मिले। इसके अलावा भी बहुत सारे स्कल्पचर्स मिले हैं, जैसे कि टॉर्सो, मेल टॉर्सो का स्कल्पचर मिला है, जिससे हमें वहाँ के लोगों की आर्टिस्टिक क्रिएशन के बारे में पता चलता है। पॉटरी, देखिए ये पॉटर्स व्हील है, इसको पॉटर्स व्हील बोलते हैं। तो पॉटरी भी उस समय बहुत प्रोमिनेंट एक इंडस्ट्री हुआ करती थी। हम देखते हैं कि हमें अलग अलग तरह की पॉटरी मिली है। एक रेड पॉटरी मिली है जो नॉर्मल सादी पॉटरी होती है। वो कॉम ऐसा माना गया कि दैट वर यूज बाय कॉमन पीपल। इसके अलावा हम पेंटेड पॉटरी भी देखते हैं। पेंटेड पॉटरी रेड पॉटरी पॉट्स पर ही ब्लैक से पेंट किया गया है। ये देखिए, ये इस तरह के कुछ पॉटरीज मिली हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट इसका पॉट्स, डिफरेंट डिफरेंट शेप के पॉट्स बनाने का डिफरेंट डिफरेंट यूज होता होगा। एक यूज तो ये भी था कि पॉट्स में हमने देखा कि कुछ स्केलेटन्स मिले हैं उस तरह के, और वो स्केलेटन्स जमीन के अंदर मिले हैं। तो इस तरह के बरियल को हम लोग बोलते हैं पॉट बरियल, जिसके बारे में हम लोग आगे चल के बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैप दिखाया था कि 4 सिविलाइजेशन थी, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। तो उन चारों सिविलाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ एक हड़प्पन सिविलाइजेशन ऐसी है जो जिसकी लैंग्वेज, बेसिकली जिसकी स्क्रिप्ट जो है वो डिसाइफर नहीं हुई है अभी तक, नॉट डिसाइफर्ड। बाकी इजिप्शियन की भी डिसाइफर हो चुकी है, मेसोपोटामिया की भी, और चाइनीज भी डिसाइफर हो चुकी है। क्योंकि स्क्रिप्ट डिसाइफर नहीं हुई है तो उस वजह से हमें उनकी लैंग्वेज का कुछ भी पता नहीं चल पाता, ठीक है, नॉट नोन। फिर भी जो हमने सील्स में देखा था, मैं एक बार आपको और दिखा दे रही हूँ सील्स। देखिए, सील्स में हमने ऊपर देखे थे कुछ सिंबल्स, इस तरह के सिंबल्स बहुत जगह दिखे गए हैं। तो ये माना गया है कि उनकी लैंग्वेज, उनकी जो स्क्रिप्ट रही होगी वो पिक्टोग्राफिक रही होगी, पिक्टोग्राफिक। ठीक है, ये है। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे बरियल प्रैक्टिसेस, यानी दफनाने की प्रक्रिया, वो आ गया। तो पहला तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एक तो होता था पॉट बरियल। दूसरा, अलग अलग तरीके के बरियल प्रैक्टिसेस देखी गई हैं। लाइक हमने देखा कि डबल बरियल भी हुआ है, डबल बरियल भी हुआ है। वो क्या होता है? वो होता है कि दो शवों को एक ही ग्रेव में दफना देना। तो हमें एक्चुअली मिले हैं एक मेल और फीमेल का स्केलेटन एक ही ग्रेव में, ठीक है। इसके अलावा हमें मोहनजोदारो से 3 तरीके के बरियल फॉर्म्स मिले हैं, 3 टाइप्स ऑफ बरियल। एक है कंप्लीट। कंप्लीट में तो जैसे कि नॉर्मली पूरा दफना देना, ठीक है, आफ्टर डेथ दफना दिया गया। इसके अलावा पार्शियल। पार्शियल में क्या होता था कि बॉडी को, डेड बॉडी को एक्सपोज किया जाता था फॉर वाइल्ड एनिमल्स, बीस्ट एंड बर्ड्स। जब वो उसका फ्लैश खा लेते थे उसके बाद ही हम
उसको उनकी बॉडी को वो लोग बरी करते थे, दफनाते थे। इसके बाद हम देखते हैं कि पोस्ट क्रेमेशन बरियल होता था। पोस्ट क्रेमेशन बरियल, पोस्ट क्रेमेशन बरियल, ठीक है। और ये कहाँ पे बरी करते थे? ये बरी करते थे अपने शहर की पेरिफेरी पे, यहाँ पे ये लोग बरी करते थे डेड बॉडी। अब इतनी बड़ी सिविलाइजेशन कहाँ चली गई? उसका डिक्लाइन कैसे हुआ? तो इसके बारे में बहुत सी अलग-अलग थ्योरीज हैं, क्योंकि कुछ भी फुल प्रूफ नहीं कहा जा सकता। इसलिए अलग-अलग हिस्टोरियंस ने अलग-अलग थ्योरीज दी हैं। जैसे एक सबसे फेमस थ्योरी है थ्योरी ऑफ आर्यन इन्वेजन। आर्यन इन्वेजन कि आर्यंस आए, उन्होंने इन्वेड किया। और ये हमें पता कैसे चलता है? एक तो वेदों में हरप्पा को हरियूपा लिखा है, हरियूपा, हरियूपा। दूसरा, इंद्र जो अर्ली वैदिक एज के मेन गॉड थे, उनको पुरंदर बोला गया, पुरंदर, यानी डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं एक साथ, कहाँ पर? मोहनजोदारो में, जिससे ये लगता है कि मतलब फॉरेनर्स आए होंगे और सिटी को इन्वेड किया होगा। इसके अलावा कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज आई होंगी जिसकी वजह से डिक्लाइन हुआ। नेचुरल कैलेमिटीज जैसे कि फ्लड्स हो गए होंगे, उसके अलावा या तो हो सकता है ड्रॉट हो, रिवर सूख गई हो, फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई हो, डिफॉरेस्टेशन, एनीथिंग कुड बी पॉसिबल, लाइक अर्थक्वेक भी आ सकता है था, आया होगा। इसके अलावा कहीं ना कहीं यू कैन से कि कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि कॉम्प्लेसेंट एटीट्यूड रहा होगा इंडस वैली के लोगों का, जिन्होंने जिस वजह से अपने डिफेंसेस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया, ठीक है, एटीट्यूड। इसके अलावा बहुत सारे हिस्टोरियन मानते हैं कि ओशनिक ट्रेड जो था, ओशनिक ट्रेड जो था वो डिक्लाइन कर गया, और वो एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो खत्म हुई। लेकिन ये सारे जो कारण मैं आपको बता रही हूँ, नेचुरल कैलेमिटीज, एटीट्यूड और ओशनिक ट्रेड, सो नो हिस्टोरियन इज क्लेमिंग कि ये ही कारण रहा होगा, इस वजह से ही डिक्लाइन होगा। वो मानते हैं ये भी कारण हो सकता है। इसके अलावा अभी हमने देखा एक पेंडेमिक आया, पेंडेमिक में कैसे लोगों की जाने गई, तो उस टाइम पे हिस्टोरियंस का मानना था कि कोई एपिडेमिक आया होगा जिसकी वजह से बहुत सारी जानें चली गई होंगी, और ये कॉज रहा होगा किसका? डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के यहाँ पे आपको डिक्लाइन पढ़ाने का मतलब ये है कि वो जो खात्मा हुआ है वो इन वन गो नहीं हुआ है, वो ग्रेजुअल था। क्योंकि जब थ्योरी ऑफ आर्यन इन्वेजन आई थी तो ऐसा लगता था इस थ्योरी से कि इन वन गो खात्मा हो गया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हिस्टोरियंस का अब मानना है कि वो धीरे धीरे फेड होती गई सिविलाइजेशन। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर यूजफुल लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिए ये वीडियो, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। एंड फॉर द टाइम बीइंग, जब तक हम नया चैप्टर लेकर आए आपके सामने, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।